हेलो बच्चों। अब तक हम पीरियड टेबल पढ़ चुके, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके, अब बारी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूँ तो बहुत कुछ पढ़ने को है। जब हम ड्रॉपर बैच में पढ़ाते हैं या फिर नॉर्मल 12th बैच में पढ़ाते हैं तो करीब करीब 12 लेक्चर के आसपास का टाइम लगता है। ऑब्वियस सी बात है कि एक क्रैश कोर्स है और इतना टाइम हमें यहाँ पर नहीं मिलने वाला। इवन तो बाकी चैप्टर्स के कंपेयर में भी थोड़ा सा कम टाइम रहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। सो हमारा फोकस केवल उन्हीं टॉपिक्स पे होगा जहाँ से नीट में क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पर वो टॉपिक जिनसे नीट में क्वेश्चंस पूछे जाने की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। प्लस अगर कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा सिंपल है, लगता है कि इसे आप घर पे आसानी से समझ सकते हैं, तो कम से कम उस टॉपिक को तो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पर थोड़ा समझने की जरूरत है, कंसेप्चुअल डिस्कशन की जरूरत है, वहां से जरूर हम शुरू करें। अब इस चैप्टर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं किससे? वर्नर थ्योरी से। और होनी भी चाहिए। वर्नर थ्योरी से क्यों शुरुआत होनी चाहिए? वो इसलिए बेटा कि इस चैप्टर की शुरुआत ही यहाँ से होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आप पढ़ते हो तो वर्नर की वजह से पढ़ते हो। सबसे पहली बार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सही तरीके से समझाना जो शुरू किया गया वो किसके थ्रू किया गया? सर अल्फ्रेड बर्नर के थ्रू किया गया। अब बर्नर के साथ समस्या क्या थी? वो कुछ कंपाउंड को लेके स्टडी कर रहे थे। जैसे एक उन्होंने कंपाउंड लिया COCl3 का 1 मोल लिया और इसके साथ 6 मोल अमोनिया मिक्स करके एक कंपाउंड बनाया। फिर एक बार उन्होंने क्या किया? COCl3 का 1 मोल लिया और इसके साथ 5 मोल अमोनिया मिला के कंपाउंड बनाया। फिर उन्होंने क्या किया? COCl3 का 1 मोल लिया और इसमें 4 मोल अमोनिया मिला के एक कंपाउंड बनाया और इनके एक को सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। अब वापस से दिमाग में रखें, दुनिया को अभी पता नहीं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम की कोई चीज होती है। और अगर हम ऐसा माने तो फिर बर्नर को लगता था यार यहाँ पर भी कोबाल्ट +3, यहाँ पर भी कोबाल्ट +3, दोनों में अगर कोबाल्ट +3 है तो दोनों के पास कैटायन का चार्ज तो बराबर हुआ। यहाँ पर 3 Cl- है, यहाँ पर 3 Cl- है, तो दोनों के पास 3 एनायन भी है, एक जैसे एनायन है। तो अगर मैं इसका 1 मोल का सॉल्यूशन बनाऊं, उसका 1 मोल का सॉल्यूशन बनाऊं, इधर 1 मोल का सॉल्यूशन बनाऊं, तो तीनों कंपाउंड के 1 मोल के सॉल्यूशन की कंडक्टेंस एक जैसी आनी चाहिए, आयनिक कंडक्टेंस। हकीकत यह है कि तीनों की आयनिक कंडक्टेंस अलग अलग आती है। प्लस ये समझा जाता है कि अगर सेंट्रल मेटल एटम एक ही है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, तो कलर भी एक जैसा हो जाना चाहिए। अगर तीनों ही कॉम्बिनेशन में कोबाल्ट +3 है तो तीनों के तीनों जो कंपाउंड है वो सेम कलर शो करना चाहिए। जबकि पहला वाला जो कंपाउंड है वो येलो कलर का है, दूसरा ये कंपाउंड जो हमने लिखा 5NH3 के साथ ये पर्पल कलर का है, और ये जो है इसमें 2 कलर आते हैं, ग्रीन एंड वायलेट, सिस और ट्रांस के बिहाफ पे। तो इनके कलर भी अलग अलग दिखाई दे रहे थे। इवन दो अगर तीनों में ही 3 Cl- हैं तो आप समझें इसको मैं सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन से क्या कर दूं? ट्रीट कर दूं, तो पहले वाले में क्या होना चाहिए? 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बनना चाहिए क्योंकि 3 Cl- है। सेकंड वाले के केस में क्या होना चाहिए? 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बनना चाहिए क्योंकि इधर भी 3 Cl- है। थर्ड वाले में क्या होना चाहिए? यहाँ पर भी 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी 3 Cl- है। हकीकत अलग है। हकीकत यह है कि इधर 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है, इधर 2 मोल का बनता है, इधर 1 मोल का बनता है। तो ये रिजल्ट काफी शॉकिंग थे, काफी चौंकाने वाले थे। और उस समय तक जो ट्रेडिशनल थ्योरी हमारे पास थी वो इसको समझा नहीं पा रही थी। तो उसको समझाने के लिए सबसे पहली बार वर्नर आए हैं, और वर्नर को पूरी दुनिया को इस थ्योरी पर आने के लिए कम से कम 12 साल का वेट करना पड़ा। काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है, कभी पढ़िएगा वर्नर की। खैर, हम उनकी थ्योरी के बारे में बात करते हैं, स्टोरी पे डिस्कस करने का तो टाइम ही नहीं। तो वर्नर ने बोला है कि भाई जो मेटल आयन होता है ना किसी भी कंपाउंड में, वो मेटल आयन के पास 2 तरह की वैलेंसी होती है। एक तो होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है ये दरअसल
वो जो आयन है, मेटल आयन है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जनरली ये आयोनाइजेबल होती है। इन शॉर्ट, प्राइमरी वैलेंसी को वर्नर ने आयनिक बॉन्ड माना है। आयनिक बॉन्ड है तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाना चाहिए, उसको आयोनाइज हो जाना चाहिए। क्लियर? तो इसीलिए बोला गया है कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयोनाइजेबल होती है। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। तो ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी वैलेंसी भी क्या होगी, नॉन डायरेक्शनल होगी। और मेटल कैटायन तो ऑलरेडी आप ले चुके ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए सामने क्या रहेगा, एनायन रहेगा। आयनिक बॉन्ड बनाना है तो कैटायन एनायन के बीच बनेगा ना। तो उन्होंने बोला कि प्राइमरी वैलेंसी जो है मेटल आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट के रिप्रेजेंट करती है, ये आयोनाइजेबल होती है, ये नॉन डायरेक्शनल होती है और एनायन से सेटिस्फाई होती है। किससे सेटिस्फाई होती है, एनायन से सेटिस्फाई होती है। और कभी अगर आप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की। तो वो कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल दिखेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल दिखेगा, स्क्वायर प्लेनर दिखेगा या स्क्वायर पिरामिडल दिखेगा, टेट्राहेड्रल दिखेगा, ये डिसाइड सेकेंडरी वैलेंसी करती है। बेसिकली सेकेंडरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन के कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो बेटा सेंट्रल मेटल एटम या आयन से कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगे हुए हैं, आप तो मान के चलो वही कोऑर्डिनेशन नंबर है। कॉम्प्लेक्स किस तरह का दिखाई देगा, उसकी जियोमेट्री क्या होगी, इसके लिए भी सेकेंडरी वैलेंसी रिस्पॉन्सिबल होती है। और ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो फिर क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होगी। और बॉन्ड की तो एक डायरेक्शन होती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, ये डायरेक्शनल भी होती है। और सेकेंडरी वैलेंसी के लिए एनायन का होना जरूरी नहीं है, ये न्यूट्रल एटम से भी सेटिस्फाई, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी सेटिस्फाई हो सकती है, ये एनायन से भी सेटिस्फाई हो सकती है। तो इसको कभी रिप्रेजेंट करना हो तो इसको थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी को तो हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को हम थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब देखें बेटा, एक एक करके हम डिटेल निकालने की कोशिश करते हैं उन सारे कॉम्प्लेक्स की जो वर्नर को परेशान कर रहे थे। तो पहला वाला क्या था, उन्होंने क्या किया था, COCl3 का 1 मोल लिया था, इसके साथ मिक्स किया था 6 मोल NH3 को। आप तो एक शॉर्टकट याद कर लो, हालांकि इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, बट आपके नीट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको सामने जो भी कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इस तरह से दे रखा है, वो आपको मॉडर्न नोटेशन में कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लेके चलना पड़ेगा। आपको मानना पड़ेगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम है वो 6 बॉन्ड बनाने जा रहा है, और जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगे। जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपको बाहर दिखाई दे रहा है, सारे के सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स के क्या होंगे, अंदर होंगे। एक मॉलिक्यूल से या एक आयन से आप एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो कौन सी 3 बातें याद रखनी, पहली बात कि जो मेटल कैटायन आपको दिखाई दे रहा है उसके साथ हमें 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं हर हाल में। दूसरा, आपको क्या करना है, जो 6 बाहर NH3 हैं, यानी बाहर जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, वो सारे के सारे डब्बे के अंदर ही होंगे, और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल से या फिर एक एनायन से एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अगर ये बात आपने याद रख ली तो काम हो गया। पहले तो मैं आपको कलर बता दूं, ये जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स था वो येलो कलर का कॉम्प्लेक्स था। मॉडर्न नोटेशन की बात करें तो ये CO NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल सारे के सारे क्या करोगे, डब्बे के अंदर। एक से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, 6 NH3 से क्या होंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएंगे। यानी ये हमारा कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला हिस्सा तो बैलेंस हो गया। क्या बचते हैं, 3Cl माइनस, तो 3Cl माइनस बाहर रहेंगे। तो आज के टाइम में इस कॉम्प्लेक्स को हम करीब करीब इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको अच्छा चलो एक और स्टेप इसमें ऐड कर लेते हैं, आयोनाइजेशन, है ना। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का आयोनाइजेशन करूं तो कितने आयन मिलेंगे, देखो जरा भाई, CO NH3 हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन, ये तो बनेगा कैटायन। आपको पता है ना कि ये जो सॉल्ट बनता है, जो फॉर्मूला बनता है, जैसे A पे चार्ज +X है, B पे चार्ज -Y है, तो
तो फॉर्मूला कैसे बनता, ये y इधर आ जाता है, x इधर आ जाता है और फॉर्मूला बन जाता है AY/BX। तो वही तो है भाई, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्या, ये क्या है 1 है, ये 1 इधर शिफ्ट कर दो, ये 3 इधर शिफ्ट कर दो, वो रिवर्स प्रोसेस फॉलो कर लो। तो ये कैटायन +3 का होगा और 3 क्या हो जाएंगे इसमें, Cl- आयन हो जाएंगे। क्लियर। टोटल आयन कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। यहां पर अब अगला क्वेश्चन है कि प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोबाल्ट जो +3 है वो अमोनिया की वजह से नहीं है बेटा, कोबाल्ट +3 Cl- की वजह से होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, अमोनिया का तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही 0। तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी जो है वो कौन सेटिस्फाई कर रहा होगा, 3 Cl-। अगला आता है कि भाई सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर में 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड किससे लगे हैं, 6 के 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड अमोनिया से लगे हैं, यानी 6NH3 आपके पास ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और सवाल उठता है कि ड्यूअल बिहेवियर कौन सो कर रहा है। तो यहाँ पर कोई भी Cl डब्बे के अंदर नहीं है, वो Cl- जो डब्बे के अंदर होता है वही ऐसा है जो ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। वो Cl- जो बॉक्स के अंदर होता है केवल और केवल वही ऐसा होता है जो ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। तो ये कहानी हुई किसके बारे में, COCl3.6NH3 के बारे में। चलो अब इनका अगला वाला कॉम्प्लेक्स भी ले लेते हैं। बेटा हमारा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो है COCl3.5NH3। क्लियर। अब इसका जो कलर होता है वो कौन सा होता है, पर्पल। इसका मॉडर्न नोटेशन क्या है, तो ये रहा कोबाल्ट, NH3 जितने हैं वो तो सारे अंदर ही शिफ्ट करने थे, तो पांचों के पांचों NH3 अंदर आ गए, बट 5 NH3 से तो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, तो एक Cl भी क्या करना पड़ेगा, फिर अंदर लाना पड़ेगा। बचे कितने Cl, 2, तो ये 2 Cl बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब आयोनाइजेशन करोगे तो कैटायन तो मिलेगा ये पेंटा, एमीन, क्लोराइडो, कोबाल्ट, थर्ड आयन, और जो एनायन मिलेगा वो मिलेंगे 2 Cl-। तो पहले वाले में 3 Cl- डब्बे के बाहर थे और दूसरे वाले में केवल 2 ही Cl- डब्बे के बाहर। याद रखिएगा आप केवल उन्हीं Cl- को AgCl के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर सकते हो जो आपको डब्बे के बाहर दिखाई दे रहे हैं, जो आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर। एक बार डब्बे के अंदर कोई चीज चली गई तो फिर उसका डिटेक्शन टेस्ट नहीं मिलने वाला आपको, तो याद रहेगा डिटेक्शन टेस्ट मिलता किसका है, उस स्पीशीज का जो आपको डब्बे के बाहर दिखाई दे रही है। बेटा मैं आपको फिर से रिकॉल करा दूं, मैं स्टेटमेंट आपके इस तरह से दे रहा हूं कि नीट के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए। अगर हम बाल की खाल निकालने यहाँ बैठेंगे तो हर एक स्टेटमेंट की अपनी लिमिटेशन होगी, बट आप याद रखें डब्बे के बाहर जो है उसका तो डिटेक्शन टेस्ट मिलेगा, डब्बे के अंदर जो चीज आ गई उसका डिटेक्शन टेस्ट नहीं मिलेगा। तो पहले वाले कॉम्प्लेक्स में 3 Cl- बाहर थे, तो अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ एक्सेस में आप ट्रीट करा देते तो 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता। दूसरे वाले केस में 2 Cl- बाहर हैं, तो जब आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ एक्सेस में ट्रीट कराओगे तो 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, इस Cl का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। प्राइमरी वैलेंसी कोबाल्ट +3 तीनों Cl- की वजह से ही आएगा, तो प्राइमरी वैलेंसी अभी भी 3 Cl- ही शो करेंगे। हाँ सेकेंडरी वैलेंसी कौन कौन शो कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 5 तो अमोनिया से बन रहे हैं और एक जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है वो Cl- से बन रहा है, ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कुल मिला के एक Cl- जो डब्बे के अंदर है वो ऐसा है जो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, यानी ये जो Cl- है ये ड्यूअल बिहेवियर शो कर रहा है, ये प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए अब अगले कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है बेटा COCl3.4NH3। इसके 2 आइसोमर होते हैं, एक तो होता है सिस जो वायलेट कलर का होता है और एक होता है ट्रांस जो ग्रीन कलर का होता है। मॉडर्न नोटेशन अब तक आप सीख गए होंगे कि चारों के चारों NH3 क्या करना, अंदर रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 करना है, तो 2 Cl भी अंदर होंगे,
बाहर कितना Cl हो जाएगा, 1। अब इसका आयोनाइजेशन करोगे तो आयोनाइजेशन पर कैटायन तो ये मिलेगा, टेट्रा एमीन डाई क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन, और एक Cl माइनस मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपने सिल्वर नाइट्रेट के साथ एक्सेस में ट्रीट करा है ना बेटा, तो ये जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 Cl है, इनका डिटेक्शन टेस्ट नहीं मिलेगा। थैंक यू बच्चों, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। हज़ारों बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको अगर डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए, आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तब भी प्लीज़ हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में अवेलेबल है। बाहर जो Cl माइनस घूम रहा है केवल और केवल उसका डिटेक्शन टेस्ट मिलेगा। यानी सिल्वर नाइट्रेट से एक्सेस में ट्रीट कराने पर ये 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट देगा। प्राइमरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो रही है, तो अभी भी ये +3 ये तीनों Cl को मिलाकर इनकी वजह से है, यानी प्राइमरी वैलेंसी अभी भी कौन सेटिस्फाई कर रहे हैं, 3 Cl माइनस। फिर सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है, देखो जरा, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो NH3 से लगा रखे हैं और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड Cl माइनस से लगा रहे हैं, यानी सेकेंडरी वैलेंसी 4 NH3 से सेटिस्फाई हो रही है, 2 Cl माइनस से सेटिस्फाई हो रही है। अगली बातचीत आती है कि ड्यूअल बिहेवियर। तो 2 Cl जो डब्बे के अंदर हैं ये इस तरह के हैं कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, इस कोबाल्ट के +3 के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये जो 2 Cl माइनस है ये ड्यूअल बिहेवियर शो कर रहा है, ये प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो देखें बेटा, वर्नर थ्योरी से क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। अभी जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कौन से ऑप्शन में ऐसा हो रहा है। तो जो अवेलेबल क्लोरीन है उसका 25% पोर्शन प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल रहा है, जो आप कॉम्प्लेक्स के 1 मोलर सॉल्यूशन को ट्रीट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के एक्सेस सॉल्यूशन के साथ। तो सिल्वर नाइट्रेट को ट्रीट करोगे तो वो Cl जो डब्बे के बाहर होगा वो AgCl के फॉर्म में प्रेसिपिटेट बनाएगा। अभी आपको याद है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखना है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखते समय जितना भी अमोनिया है उसको तो आपको अंदर ही रखना है ब्रैकेट के। तो आप जैसे इसका मॉडर्न नोटेशन PtCl 4.6 NH3 का बनाएंगे तो क्या आएगा इसका मॉडर्न नोटेशन, Pt NH3 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो इधर ही हो गया, यानी बचा हुआ जो 4 Cl है वो बाहर होगा। अभी अगर इसको सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करा देते हैं तो 100% Cl माइनस का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखें, इसका मॉडर्न नोटेशन क्या आएगा, इसका मॉडर्न नोटेशन आएगा बेटा Pt NH3 5 Cl, और 3 Cl क्या रहेंगे, बाहर रहेंगे। तो अभी 4 में से 3 Cl का प्रेसिपिटेट बन सकता है इधर, यानी यहाँ 75% का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। यहाँ पर कितने का बनेगा, तो ये Pt NH3 4 Cl2 और 2 Cl क्या होंगे, बाहर होंगे, यानी 4 में से 2 Cl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, यानी 50%। और यहाँ क्या होगा, मॉडर्न नोटेशन Pt NH3 4 thrice Cl3, एक Cl बाहर होगा। तो वो Cl जो बाहर है दरअसल उसी का प्रेसिपिटेट बनेगा, तो 4 में से एक Cl का प्रेसिपिटेट बनेगा, यानी 25% Ag जो क्लोरीन है उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है वर्नर थ्योरी से, कि आपको इस तरह से 4 कॉम्प्लेक्स दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि इनका कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या है और 4 ऑप्शन बना दिए जाए। तो वापस से आप मॉडर्न नोटेशन पे जाएं, तो फर्स्ट नंबर पे जो कॉम्प्लेक्स है वो दरअसल क्या है, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड है। तो नंबर ऑफ आयंस यहां से कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। सेकेंड नंबर पे जो कॉम्प्लेक्स है वो हकीकत में कौन सा है, CONH3 5 Cl Cl2 है। हेक्सा एमीन क्लोराइड और कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस 3 मिलेंगे। थर्ड नंबर पर जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है, वो है CONH3
4Cl2Cl है। और फिफ्थ नंबर पे, ये थर्ड नंबर का होगा, फोर्थ नंबर पे जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है? ये है CONH3 होल थ्राइस Cl3। क्लियर? अब देख लें यहाँ पे नंबर ऑफ आयन 4 आएंगे, इधर 3 आएंगे, इधर 2 आएंगे, इधर एक भी नहीं आएगा। तो कंडक्टेंस का ऑर्डर क्या बैठेगा? मैक्सिमम कंडक्टेंस आएगी फर्स्ट की, उससे कम सेकंड की, उससे कम थर्ड की, और फोर्थ की तो कंडक्टेंस ही नहीं आएगी, वो नॉन कंडक्टिंग होगा। तो इस तरह से आपसे कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम वर्नर थ्योरी फिनिश करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं डिटेल ऑफ कॉम्प्लेक्स की। डिटेल ऑफ कॉम्प्लेक्स। बेटा अब इतना वक्त तो है नहीं कि हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी अलग से पढ़े हैं, CFT भी अलग से पढ़े हैं। एग्जाम में आप क्वेश्चन भी देखें तो डायरेक्ट यही पूछे जाते हैं, कौन सा पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, कौन सा डायमैग्नेटिक होगा, कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, इसमें अनपेयर्ड मैग्नेटिक मूवमेंट इतना है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? डिटेल ऑफ कॉम्प्लेक्स में हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए आपको क्या याद रखना कि दो तरह के लिगेंड होंगे, एक तो होंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरे होंगे वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होंगे? कार्बन डोनर, यानी ऐसे लिगेंड जिनमें कार्बन से सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेट लिंकेज बनाया जा रहा होगा, लोन पेयर दिया जा रहा होगा। और कार्बन डोनर के साथ ही इसमें आ जाएंगे नाइट्रोजन डोनर। और कार्बन और नाइट्रोजन डोनर को छोड़ दें, एक्सेप्ट कार्बन डोनर एंड नाइट्रोजन डोनर, इनको अगर हम छोड़ दें तो जो लिगेंड बच जाते हैं वो वीक फील्ड लिगेंड है। और आप बोले कार्बन डोनर में जैसे साइनाइड हुआ, Cn- या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, नाइट्रोजन डोनर में NH3 हुआ, NO2- हुआ, ये सारे क्या है अपने लिए? स्ट्रॉन्ग। NO2- कब? नाइट्रोजन से जब लिंकेज लग रहा होगा, है ना, ये अपने लिए क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और ये क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। अब करना क्या है, जैसे जो D होता है, D के पास आपको पता है 5 ऑर्बिटल होते हैं D सबसेल के पास। उन 5 ऑर्बिटल को जब आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा ना तो आप 2 सबसेल में मानिएगा। अब टाइम इतना है नहीं कि मैं आपके पास स्प्लिटिंग की बात करूं, बट आप इतना तो फिर भी कर ही सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जब 5 D ऑर्बिटल होते हैं, वैसे तो सेम एनर्जी लेवल पे होते हैं, लेकिन जैसे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा, इनमें से कोई आएगा, तो आप क्या करेंगे, आप उसको इस तरह से 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। आप मानेंगे ये लोअर एनर्जी का सबसेल है तो ये हाई एनर्जी का सबसेल है। वो जो रूल नॉर्मली लगाते हैं वो लगाते जाएं। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं करा सकते जब तक कि सारे वैकेंट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता। जब तक नीचे वाला लो एनर्जी का सबसेल पूरा नहीं भर जाता तब तक आप इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के सबसेल में नहीं भेज सकते। हालांकि वीक फील्ड लिगेंड में भी इस तरह की स्प्लिटिंग आती है और वो आपके कंसेप्ट को खराब कर सकती है। तो जैसे कि वीक फील्ड लिगेंड आ जाए, हेलोजन से आपने लिंकेज लगा रखा है, ऑक्सीजन से लिंकेज लगा रखा, तो आप वहां पे क्या करेंगे, आप 5 जो ऑर्बिटल्स हैं उनको सेम एनर्जी लेवल पे इस तरह से मान के चलेंगे कि वो 5 ऑर्बिटल कुछ इस तरह से अवेलेबल हैं और इतने से अपना काम हो जाएगा। और आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? सीधे सीधे मैं आपको एक कॉन्फ़िगरेशन समझाना चाहता हूं। जैसे अब D1 हुआ है ना, तो D1 कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा भाई, और वीक फील्ड लिगेंड होगा तो यहां भी एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। तो D1 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो भी एक आता है, वीक फील्ड लिगेंड हो तो भी एक आता है। जब D2 कॉन्फ़िगरेशन हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएंगे। जब तक सारे वैकेंट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता आप इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग में नहीं लाओगे। वीक फील्ड लिगेंड में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएंगे। यानी D2 कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड होता है तो भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। D3 कॉन्फ़िगरेशन कभी आपको दिखता है तो आप 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरोगे।
यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएंगे। फर्क कहां से पड़ना शुरू होगा? D4 कॉन्फ़िगरेशन से। D4 कॉन्फ़िगरेशन में सपोज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पहला इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा जब तक ये पूरा नहीं भर जाता लो एनर्जी वाला। हाई एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन इधर ही आएगा, बैक पेयरिंग में आ जाएगा। फोर्थ इलेक्ट्रॉन बैक पेयरिंग में आ जाएगा तो D4 कॉन्फ़िगरेशन में जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड हो तो आप जैसे नॉर्मली इलेक्ट्रॉन भरते थे वैसे ही भरते जाएं। वीक फील्ड लिगेंड होने पर D4 कॉन्फ़िगरेशन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं। सपोज D5 कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? 0 से भर के बता देता हूं फिर से। तो पहला इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर, अब तीनों वैकेंट ऑर्बिटल में एक एक चला गया तो चौथा इलेक्ट्रॉन इधर पेयरिंग में आएगा, पांचवा इधर पेयरिंग में आएगा, और D5 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बनेगा वो एक आएगा। जबकि वीक फील्ड लिगेंड होता तो उसमें D5 कैसे बनोगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। ये वीक फील्ड लिगेंड का केस है। भाई D6 होगा तो D6 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में 6th इलेक्ट्रॉन इधर पेयरिंग में आएगा, वीक फील्ड लिगेंड में 6th इलेक्ट्रॉन इधर पेयरिंग में आएगा। यानी D6 कॉन्फ़िगरेशन में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड होता है D6 में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आते हैं। D7 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इस तरह से आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। D7 है, वीक फील्ड लिगेंड है तो वो 7th इलेक्ट्रॉन यूं आ जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। D8 है तो D8 में 8th इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, वीक फील्ड लिगेंड में 8th इलेक्ट्रॉन। अब देखें जरा, D1 से D3 तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे थे स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड में, और D8 में भी देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड लिगेंड है तो भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। D9 में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इधर D9 करोगे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और D10 में तो ये पूरा भर गया। उम्मीद है ये बात समझ में आपको आई होगी। वापस से मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये लिख के बता देता हूं। देखें बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D को याद रखना इतना जरूरी है कि इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए एक बार फिर से मैं आपकी प्रैक्टिस करा देता हूं। याद है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो हम D के जो 5 ऑर्बिटल होते हैं उनको सेम एनर्जी लेवल पे ना मानेंगे, हम मानेंगे कि ये 3 और 2 में स्प्लिट हो गए हैं। 3 ऑर्बिटल नीचे हैं जो कि कौन से हैं? लो एनर्जी वाला सबशेल हो गया। 2 ऑर्बिटल ऊपर आ चुके हैं जो क्या हुआ? हाई एनर्जी का सबशेल हो गया। ये स्प्लिटिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए, आपके दिमाग में इस तरह से चलना चाहिए। और D5 में तो ऐसे सच कोई इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं है, वो 5 ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे मान के चलने हैं। अब 3 केस बनेंगे, केस 1 D1 से D3 का, केस 2 D8 से D10 का, तीसरा केस D4 से D7 का। D1 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कैसे भरोगे? पहला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ठीक है। D2 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। D3 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। अभी वीक फील्ड लिगेंड होता, D1 होता तो भी पहला इलेक्ट्रॉन इधर है, 5 ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पे इमेजिन करने हैं, याद है ना। वीक फील्ड लिगेंड होता D2 इस तरह से आता, और वीक फील्ड लिगेंड होता तो D3 इस तरह से आता। यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं आता, D1 से लेकर D3 तक कोई सा भी लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो भी, वीक फील्ड लिगेंड हो तो भी। अभी देखें जरा D8, D9, D10 ये केस देखते हैं। D8 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कैसे भरते हैं? याद है ना, 3 ऑर्बिटल T2 ये वाले, 2 ऑर्बिटल ऊपर EG वाले, 1 2 3। अभी जब तक लोअर एनर्जी का ये सबसे पूरा नहीं भर जाता इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे थे? 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 और ये 8। D9 में आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? तो 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक आएगा। यहाँ कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9।
D10 दोनों ही जगह पैक हो जाएंगे। यानी D8 से D10 तक का केस भी कुछ इस तरह का है जहां पर टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आते हैं, सेम आते हैं। बट D4 से D7 तक का मामला अलग है। यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में केस अलग बनेगा, वीक फील्ड लिगेंड में केस अलग बनेगा। ये 3 लो एनर्जी लेवल पे, ये 2 हाई एनर्जी लेवल पे। वीक फील्ड लिगेंड तो पांचों एक जैसे लेवल पे। अब जैसे 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो सबसे पहले तो 3 वैकेंट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया, लो एनर्जी वाले 3। इमेजिन करें थोड़ी देर पहले जब लिखा था। अब चौथा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ना, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन D4 में कितने आते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे 2 आते हैं। वीक फील्ड लिगेंड होता तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरते। D5 है तो आप कैसे भरोगे, 1 2 3, ये 4 ये 5, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा। वीक फील्ड लिगेंड होगा तो D5 आपको इस तरह से भरना है। प्यारे बच्चों, रोज़ आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको समझाएं। प्लीज़ बेटा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल हो ये रहा है कि कई बार जो टॉपिक आप बोलते हैं ऑलरेडी उस टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। सो आप जब बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे। D6 है तो आप किस तरह से भरोगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। क्या इस तरह से भरोगे, बिल्कुल नहीं, गलत है। क्या गलत हो गया है इसमें, इसमें गलत ये है कि भाई ये 3 लो एनर्जी लेवल पे, ये 2 हाई एनर्जी लेवल पे। जब तक ये 3 पूरे नहीं भर जाते इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा। तो ये इस तरह से आएगा 1 2 3 4 इधर पेयरिंग में, 5th इधर पेयरिंग में, 6th इलेक्ट्रॉन इधर पेयरिंग में। जबकि वीक फील्ड लिगेंड में जो हम थोड़ी देर पहले भरे जा रहे थे उस तरह से यूं आएंगे। D7 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कुछ इस तरह का मामला आता है। वीक फील्ड लिगेंड में D7 इस तरह का मामला आएगा। अगर आप कंसेप्चुअली इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपके सामने ये कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, डायरेक्ट याद कर लें, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम हमारे आंसर सही जाएंगे। और एग्जाम में तो मैटर यही करता है कि आपका आंसर सही है कि गलत है। अब देखें जरा, इन केसेस में D4 से लेकर D7 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम आते हैं, तो यहां से जितने भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे उन कॉम्प्लेक्स को बोला जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और यहां से जितने भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते हैं। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते हैं इसीलिए इन्हें हम नाम देते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का जो टर्मिनोलॉजी है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, ये सारी बातचीत किसके लिए चल रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए। D4 से D7 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। D4 से D7 है, वीक फील्ड लिगेंड है तो ये क्या है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। उम्मीद है मामला क्लियर हुआ होगा, इसको याद करना है। देखें बेटा, अब हम बातचीत करते हैं इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की। तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगा या हाइब्रिडाइजेशन आएगा d2sp3। ये जो हाइब्रिडाइजेशन आता है इसमें भी कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल बनता है और d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन में भी कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल बनता है। और कमाल की बात यह है कि इन दोनों में ही जो d ऑर्बिटल काम में आते हैं वो आते हैं dx2 y2 और dz2 एक्सियल d ऑर्बिटल। बस फर्क क्या है, इसमें बाहर वाला d यूज में होता है इसीलिए इसे नाम दिया जाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कब बोलोगे, जब sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और d2sp3 में अंदर वाला d काम में आता है, अंदर वाला d काम में आता है तो इसीलिए इसे बोला जाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक तो इनर दूसरे आउटर। और लो स्पिन हाई स्पिन हमने बात कर ही दी। अब कॉम्प्लेक्स की डिटेल निकालनी है तो कैसे निकालोगे कॉम्प्लेक्स की डिटेल, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना जरूरी है। मैं मान के चल रहा हूं बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं होंगे तो मैं यहां पे लिख देता हूं।
देखें बेटा, एग्जाम में कभी भी इतना टाइम नहीं मिलेगा आपको कि आप पूरा का पूरा डिटेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सो इसके नियम से लेकर जिन तक कम से कम उम्मीद रखें कि ये शॉर्ट में लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको लिखते हुए है। अगर नहीं आते हैं तो प्लीज, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, घर पे बैठे आज के आज उसका अच्छे से रट्टा लगा लें। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि आखिर इस कॉम्प्लेक्स की डिटेल हमें निकालनी कैसे है। सो देखें बेटा, डिटेल ऑफ कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसके बारे में अब तक हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि भाई कार्बन डोनर और नाइट्रोजन डोनर जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं, बाकी हेलोजन डोनर हुए, ऑक्सीजन डोनर हुए, ये सारे के सारे क्या हैं, वीक फील्ड लिगेंड है। इसके अलावा हमने सीखा D4 से D7 के कॉन्फ़िगरेशन, कहाँ लो स्पिन कहाँ हाई स्पिन करना है। इसके साथ अगर D4 से D7 आ गया तो क्या हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और इस कॉम्बिनेशन में अगर D4 से D7 आ गया तो क्या बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। sp3d2 है तो आउटर ऑर्बिटल है, d2sp3 है तो इनर ऑर्बिटल है। कुछ और चीजें यहाँ पर आपको नोट करके याद करनी होंगी। क्या याद करना होगा, अमोनिया क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सो अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बट इट एक्ट्स as a weak field ligand with iron +2 and manganese +2। वैसे तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है लेकिन आयरन +2 और मैग्नीज +2 के साथ ही क्या करता, वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। और ठीक इसी तरह से H2O और ऑक्जेलेट की एक कहानी है जो आपको याद रखना है। These two ligands are weak field ligand, जनरली ये वीक फील्ड लिगेंड होते हैं बट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विथ कोबाल्ट +3। ये दोनों कोबाल्ट +3 के साथ क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। इन दो नोट के अलावा डिटेल कैसे निकालोगे, तो जैसे ही कोई कॉम्प्लेक्स दें, स्टेप फर्स्ट क्या, राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं। उसके बाद आता है स्टेप 2। तो स्टेप 2 पे क्या करोगे, आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल मेटल एटम आयन में भी कन्वर्ट होगा, उसका कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। स्टेप 3 पे आ जाएं। स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, चेक बैक पेयरिंग। आपको बैक पेयरिंग चेक करनी है। बैक पेयरिंग यानी वो जो दो केस लिखे हैं ये बैक पेयरिंग है। D4 से D7 का ये जो केस है, इस केस को ही दरअसल हम क्या नाम दे रहे हैं, बैक पेयरिंग नाम दे रहे हैं। तो बैक पेयरिंग चेक करना है और जब बैक पेयरिंग आ जाए तो उसके बाद आप क्या करें, डिटेल निकाल दें। अच्छा, डिटेल निकालने में कई बार आपसे मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाता है और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला वैसे तो आपको याद होगा, नहीं है तो फिर याद कर लो। ये फॉर्मूला होता है जहां पर n क्या है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n क्या है, नंबर ऑफ यहां से क्या आता है, मैग्नेटिक मोमेंट आता है। अब देखें जरा कैसे हम डिटेल निकालते हैं। सपोज मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है FeF6 3- हेक्साफ्लोराइडो थर्ड आयन। आपको इस कॉम्प्लेक्स में कंप्लीट डिटेल निकालनी है। तो सबसे पहले तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कैसे निकालोगे, भाई यहाँ जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी उसका जो सम है वो इसके बराबर होना चाहिए। और फ्लोरीन अंदर लिगेंड है तो मतलब फ्लोराइड ही होगा। बेटा कहीं भी F- लिख के थोड़ी देंगे, ये तो अपने को पता होना चाहिए कि जो हेलोजन है वो हेलाइड के फॉर्म में मिलते हैं, एज अ लिगेंड होते हैं जब, तो -1 होता है एक फ्लोरीन पे। तो 6 फ्लोराइड पे कितना होगा, -6। अब -6 में यहाँ आयरन का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट रख दिया जाए कि टोटल मिला के -3 हो जाए, तो ये सी बात है +3। यानी इस कॉम्प्लेक्स में जो आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब आते हैं स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है, आयरन लिखो, सेंट्रल मेटल एटम आयरन। और आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d6 4s2 है। इसमें 4p और 4d क्या है, खाली पड़े हुए हैं।
वैकेंट है। फिर मैंने देखा स्टेप 2, तो स्टेप 2 आपको क्या लिखाया, जो आयन बन रहा है वो बना दो। आयन बन रहा है आपके पास आयरन +3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकने हैं। 3 इलेक्ट्रॉन कहां से बाहर फेंकोगे, तो 2 तो S के उड़ा दो और 1 D का उड़ा दो। तो D का 1 इलेक्ट्रॉन बाहर उड़ा दोगे तो ये बनेगा 3D5, 4S के 2 तो ये 4S 0 हो गया, 4P और 4D क्या है, वैकेंट है। स्टेप 3 पे आ जाओ। तो स्टेप 3 क्या है, आपको बैक पेयरिंग चेक करनी है कि बैक पेयरिंग होगी कि नहीं होगी। तो देखो क्या ये D4 से D7 का केस है, बिल्कुल है। अब अगर D4 से D7 का केस है तो फिर लिगेंड देखो, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है कि वीक फील्ड लिगेंड है। तो बेटा ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, और वीक फील्ड लिगेंड में बैक पेयरिंग कहां होती है, वो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में होती है। बैक पेयरिंग नहीं तो वीक फील्ड लिगेंड में अब ये D5 कैसे लिखने में आता है, वो आपको याद होना चाहिए, लिखाए हैं मैंने। D5 इस तरह से लिखने में आता है, ये D5 है, ये 4S वैकेंट है, ये 4P वैकेंट है और ये 4D वैकेंट है। अब हाइब्रिडाइजेशन, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं। 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। गिनो लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे, 1 2 3 4 5 6, ये रहे 6 वैकेंट ऑर्बिटल। तो सबसे पहले आपने लिया S, उसके बाद आपने लिए 3P, उसके बाद आपने लिए 2D, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3d2। sp3d2 में मॉलिक्यूलर जियोमेट्री क्या होती, ऑक्टाहेड्रल, यानी ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। बाहर वाला D लिया है, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। और D4 से D7 का केस हो, वीक फील्ड लिगेंड हो, तो कॉम्प्लेक्स क्या होता, हाई स्पिन, यानी ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 5 दिखाई दे रहे हैं। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो कॉम्प्लेक्स क्या होता, पैरामैग्नेटिक। तो ये कॉम्प्लेक्स भी क्या है, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ये रही इस कॉम्प्लेक्स की डिटेल, आसान काम है। सपोज अब आपसे डिटेल पूछी जाती है किसकी, FeCN6 3- की। तो गौर से देखो, यहां पर स्टेप फर्स्ट में क्या है, आयरन है। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d6 4s2, ये 4p 4d वैकेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो साइनाइड आपको याद होना चाहिए Cn- होता है, एक साइनाइड पे -1 होता है, 6 साइनाइड पे -6 होंगे। -6 में कितना ऐड कर दो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कि -3 आ जाए, ऑब्वियस सी बात है +3, यानी इस कॉम्प्लेक्स में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। अब आते हैं स्टेप 2 पे। तो स्टेप 2 क्या आएगा, आयरन का आयन बनाओगे, ये आयन कौन सा बनेगा, +3। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर करो, 2 यहां से 1 यहां से हो जाएगा, तो ये आ गया 3d5, 4s0, 4p0, 4d0। अब आता है स्टेप 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्या चेक करना, बैक पेयरिंग चेक करना है, बैक पेयरिंग होगी कि नहीं होगी। तो हमने देखा D4 से D7 का केस है, बिल्कुल है। क्या साथ में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बिल्कुल है। तो ये दोनों चीजें हो तो बैक पेयरिंग हो जाती है। याद करो D5 जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो हमने किस तरह से लिखा है, याद है ना, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये आएगा D5, ये 4s, ये 4p और ये 4d। अब वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, कितने चाहिए, 6 हाइब्रिडाइजेशन के लिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बनाने हैं, 6 बनाने हैं। गिनो यहां से, तो 1 2 3 4 5 6, ये रहे 6 वैकेंट ऑर्बिटल। तो इन 6 वैकेंट ऑर्बिटल में 2 तो आपने D लिए, 1 S लिया और 3 क्या लिए, P लिए। तो इस बार हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, D2sp3। sp3d2 हो या D2sp3 हो, कॉम्प्लेक्स दोनों ही केस में क्या होता, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लेक्स भी ऑक्टाहेड्रल है। अच्छा, अब D4 से D7 का केस और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम आ जाते हैं, और इस केस में कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है? पैरामैग्नेटिक। तो ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। आप मैग्नेटिक मूवमेंट भी निकाल सकते हैं। कैसे आता है? रूट ओवर एन एन प्लस टू 1 1 प्लस 2 रूट 3 बोर मैग्नेटॉन। ये इसका क्या मैग्नेटिक मूवमेंट है। ये डिटेल पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की। अब सपोज ये कॉम्प्लेक्स है आपके पास और इस कॉम्प्लेक्स की आपको डिटेल निकालनी है। हेक्सामीन क्रोमियम थर्ड आयन। अमोनिया पे चार्ज बिल्कुल भी नहीं होता, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। तो अमोनिया को मिला के ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल मिला के 0 आएगी। अब 0 में कितना ऐड करें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट की +3 हो जाए, यानी +3। तो ये क्रोमियम +3 में। अब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आता है, फर्स्ट स्टेप 3d5 4s1 4p 4d वैकेंट है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्रोमियम +3 बनाओगे, एक यहां से 2 यहां से, आपने उड़ा दिए इलेक्ट्रॉन, तो क्या बचा? 3d3 4s 4p 4d। अब बैक पेयरिंग, तो आपको पता है d4 से d7 का केस है ही नहीं, तो यहाँ पर बैक पेयरिंग का सवाल ही नहीं उठता, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो। जब बैक पेयरिंग नहीं होती, d3 नॉर्मल केस में जैसा हम लिखते आए हैं वैसा लिखा जाता है। तो ये d3 लिखा हुआ है, ये 4s है और ये 4p है। तो 2 d ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? d2sp3 आएगा। d2sp3 के साथ कॉम्प्लेक्स क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। लो स्पिन हाई स्पिन की बात होगी नहीं, क्योंकि लो स्पिन हाई स्पिन तो d4 से d7 पे ही आता है कमेंट, और अंदर वाले d यूज हो रहे हैं, इसलिए आप बोलोगे ये क्या है? इनर ऑर्बिटल। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। कॉम्प्लेक्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जी हाँ, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। ये कहानी थी किसके बारे में? हेक्सामीन क्रोमियम थर्ड आयन के बारे में। चलो अगला कॉम्प्लेक्स जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये रहा, ट्रिस इथाइलिन डायमीन निकल सेकंड आयन। अब बेटा इथाइलिन डायमीन आपको याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा, बाइडेंटेड लिगेंड है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है। अब 0 में कितना ऐड करोगे? +2 आ जाए, +2, यानी इस कॉम्प्लेक्स में निकल क्या है? +2 में है। अभी निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो निकल 28 एटॉमिक नंबर के साथ आता है क्या? 3d8 4s2, ये 4p और 4d वैकेंट है। उसके बाद आयन बनाओगे तो निकल +2 आयन बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ये उड़ा दिए, फिर 3d8 बच गया, ये 4p ये 4d। अगला केस बैक पेयरिंग चेक करनी है, तो बेटा d8 से लेके d10 तक कोई बैक पेयरिंग नहीं होती कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। भाई d1 से d3 और d8 से d10 बैक पेयरिंग होती ही नहीं। और जब बैक पेयरिंग नहीं है तो नॉर्मल जैसा d8 लिखते हो वैसा नॉर्मल d8 लिख दो। और अगर उस तरह से नॉर्मल d8 लिखोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? तो ये 4s, ये 4p, ये 4d। आपको कोऑर्डिनेट लिंकेज 6 बनाने हैं। अब आप बोलोगे लिगेंड तो 3 दिख रहे हैं, लेकिन बेटा बाइडेंटेड लिगेंड है ना इथाइलिन डायमीन, तो एक लिगेंड से 2 कोऑर्डिनेट लिंकेज बनेंगे, तो 3 लिगेंड से कितने बनेंगे? 6 बनेंगे ना। तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल लो, 6 वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ये क्या आएगा? sp3d2। और बाकी की कहानी आपको पता ही है, आप डिटेल निकाल सकते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें बहुत सारे केस हैं, ढेरों केस हैं, फिर वापस से वही मजबूरी आ जाती है कि कहीं ना कहीं तो हमें फुल स्टॉप लगाना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बस इतने ही केस में आपको याद करने के लिए बोल रहा हूं, इससे ज्यादा अपने को याद नहीं करने। आप कुछ नाम जरूर याद रखिएगा। ये होता है बेटा एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, जो रेगुलर कोर्स होता है नो डाउट, उसके अंदर तो हम इसको डिस्कस करते ही हैं, बट
इसमें आप याद रखिएगा, क्या याद रखना कि आयरन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बाकी डिटेल तो आप निकाल ही लोगे। क्लियर। और अगला कॉम्प्लेक्स याद रखिएगा Na2FeCN5NO। ये जो कॉम्प्लेक्स लिखा उसका नाम तो क्या था, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें जो बनते हैं, बट आपको फिलहाल क्या याद रखना, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और ये जो कॉम्प्लेक्स है उसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। हो सकता है नीट में डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का फॉर्मूला क्या है ना। पूरा नाम लिख देता हूं, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। तो फॉर्मूला पूछ सकते हैं, प्लस इसके अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये आयरन +2 में होगा। कभी टाइम हुआ तो नो डाउट इसकी डिटेल भी डिस्कस कर लेते, बट ठीक है, कम से कम इतनी डिटेल तो याद रखी जा सकती है। देखें बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। तो हमें क्या याद रखना, हमें याद रखना है वापस से वही कि कार्बन नाइट्रोजन होना तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, बाकी सब वीक फील्ड लिगेंड होंगे। क्योंकि यहाँ तक आते आते स्प्लिटिंग का पैटर्न बदल जाता है और हम स्प्लिटिंग के बारे में बात कर भी नहीं रहे हैं, तो आपसे बोलूंगा डायरेक्ट याद रखिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में D8 में कोई चेंज नहीं आता था, कोई सा भी लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग या वीक। बट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में D8 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आने पर आपको इस तरह से लिखना है, बैक पेयरिंग करा देनी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 रखना है। और D8 में जब साथ में वीक फील्ड लिगेंड होगा तो D8 इस तरह से लिखना है। ये एक एडिशनल पॉइंट है जो आप याद रखें, इसको याद रखेंगे तो सारा काम अपने आप बन जाएगा। अब जैसे आपसे डिटेल पूछी जाए NiCN5 इसकी डिटेल निकालें, तो हमने देखा सबसे पहले तो ये निकल है, निकल एटॉमिक नंबर 28 होता है, तो 3D8 4s2 4p हाइब्रिडाइजेशन आएगा। फिर मैंने देखा कि ये निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, तो आप चेक करिए +2 आ रहा है, यानी 4s के 2 इलेक्ट्रॉन फेंक दें, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बचा, 3D8 4s0 4p0 4d0। फिर आपने देखा बैक पेयरिंग करानी है क्या, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का मामला है, 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बराबर हो और D8 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ये तीनों कॉम्बिनेशन में अभी अभी बताया आपको बैक पेयरिंग होती है। बैक पेयरिंग करा दोगे तो ये मामला कुछ इस तरह का होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। ये 4s खाली और ये 4p खाली। अब आपको 5 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। गिनो 1 2 3 4 5, एक आपने D लिया, एक S लिया, 3 P लिए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, DsP3। चले यहां पर एक चीज और बता दूं, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है तो जो जियोमेट्री आती है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, और इसके अंदर जो d ऑर्बिटल यूज होता है वो होता है dz²। और जब हाइब्रिडाइजेशन dsp3 आता है तो जो जियोमेट्री आती है वो आती है स्क्वायर पिरामिडल, और इसमें जो d ऑर्बिटल यूज होता है वो होता है dx²y²। बाकी ये भी याद रखिएगा कि जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ये sp3 कब होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में होंगे, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आएगा। तो इसमें तो जियोमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है। और जब हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, 4 ऑर्बिटल, तो यहाँ पर जो जियोमेट्री बनती है वो आती है स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर में जो d ऑर्बिटल यूज होता है वो होता है dx²y²। तो ये वो डिटेल है जो आपको क्या करनी, याद रखनी है। अब देखो जरा हाइब्रिडाइजेशन क्या है, dsp3 है, और dsp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ जो जियोमेट्री बनती है वो कौन सी बनती है, स्क्वायर पिरामिडल बनती है। यहाँ पर
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो तो कॉम्प्लेक्स क्या होता, डायामैग्नेटिक होता है, यानी ये कॉम्प्लेक्स जो होगा वो डायामैग्नेटिक आएगा। बेटा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में एक ही स्पेशल केस है जो एक्सेप्शन के तौर पे आपको याद रखना पड़ेगा, और एक्सेप्शन में क्या याद रखना, पेंटा कार्बोनिल आयरन। भाई पेंटा कार्बोनिल आयरन में यूं तो आपने निकालोगे तो कंसेप्ट के हिसाब से DsP2 हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए, DsP3 आता भी है, बट DsP3 होने के बावजूद ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, तो ये एक एडिशनल चीज है जो इस कॉम्प्लेक्स पर जरूरी है। मैं इसकी डिटेल नहीं दे रहा हूं, आपको डायरेक्ट एज रिजल्ट याद रखें। पेंटा कार्बोनिल आयरन में हाइब्रिडाइजेशन DsP3 आता है और ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, एक्सेप्शन के तौर पे अलग से याद रखना है बस। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की। देखें जरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में निकल से ही हम एग्जांपल उठा लेते हैं। एक तो NiCl4 डाइनेगेटिव, एक NiCN4 डाइनेगेटिव। यहाँ पर क्या है, निकल 28, अब तक याद हो गया होगा, ये 3d8 4s2 आता है, 4p 4d खाली होते हैं। फिर आप इसका आयन बनाओगे, निकल +2 में 2 इलेक्ट्रॉन 4s को उड़ा दो, ये 3d8 आ गया। d8 था, बैक पेयरिंग चेक करनी पड़ेगी, देखा हमने वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड हो तो उस केस में बैक पेयरिंग नहीं आती है। बैक पेयरिंग नहीं आएगी तो जो d के 5 ऑर्बिटल हैं वो इस तरह से आ जाएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे। आपको कितने वैकेंट ऑर्बिटल की जरूरत थी, 4 कोऑर्डिनेट लिंकेज है तो 4 वैकेंट ऑर्बिटल हैं। एक s ले लिया, 3 p ले लिए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कॉम्प्लेक्स क्या होता, टेट्राहेड्रल, तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कॉम्प्लेक्स क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, तो जो कॉम्प्लेक्स है वो पैरामैग्नेटिक है। सपोज अब हम बात करें NiCN4 डाइनेगेटिव की, तो नो डाउट इसमें भी निकल है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2 रहेगा, 4p और 4d क्या रहेंगे, वैकेंट रहेंगे। अभी इसका आयन जो बनाओगे वो कौन सा बनाओगे, निकल +2, 2 इलेक्ट्रॉन 4s के उड़ा दो तो ये क्या आ जाएगा, 3d8 4s0 4p0 4d0। d8 है तो बैक पेयरिंग चेक करो, देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है क्या, बिल्कुल है, d8 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इस कॉम्बिनेशन में बैक पेयरिंग आ जाती है। बैक पेयरिंग में d8 कैसे लिखते हो, तो ये है d के 5 वैकेंट ऑर्बिटल, और 5 वैकेंट ऑर्बिटल में d8 कुछ इस तरह से लिखने में आता है। ये 4s वैकेंट है, 4p वैकेंट है। अभी हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो एक d एक s और 2p 4 वैकेंट ऑर्बिटल लेके, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या आएगा, DsP2 आएगा। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री क्या होगी, ये भाई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा, और स्क्वायर प्लेनर होने के साथ साथ और क्या क्वालिटी होगी इसके पास, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होने का मतलब ये डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। अब बेटा इतना कंसेप्ट याद करने के बाद एक और पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, उनमें डी सीरीज चलती है। जैसे स्कैंडियम से लेके जिंक तक ये जो एलिमेंट हैं वो 3D सीरीज में आते हैं। उसके बाद कैडमियम तक ये जो सीरीज है वो कौन सी है, 4D सीरीज है। लेंथेनम से लेके मरकरी तक ये 5D सीरीज है। तो आपको क्या याद रखना, विथ 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स, अगर आपने 4D और 5D सीरीज का एलिमेंट लिया है, देन एवरी लिगेंड एक्ट्स, हालांकि इसकी लिमिटेशन है बट अपने नीट का काम हो जाएगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एवरी लिगेंड एक्ट्स
एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर कोई 45D सीरीज की मेटल है तो उसके साथ हर एक लिगेंड किसकी तरह बिहेव करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करता है। कैसे? देखें जरा बेटा, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे NiCl4 डाइनेगेटिव के बारे में, याद है? हमने देखा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता, sp3 आता, ये टेट्राहेड्रल है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 आने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक है। अगर मैं निकल फैमिली का अगला मेंबर पैलेडियम ले लूं और कॉम्प्लेक्स बनाऊं PdCl4 डाइनेगेटिव, आपसे बोलूं इसकी डिटेल बताएं, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर पैलेडियम आएगा, पैलेडियम +2। अगर निकल +2 3d8 था तो ऑब्वियस सी बात है पैलेडियम +2 4d8 आएगा। यहाँ 5s और 5p क्या रहेंगे? वैकेंट रहेंगे। जैसे ही पैलेडियम दिखा, लिगेंड भी नहीं देखना, d8 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में d8 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अब, क्योंकि पैलेडियम 4d सीरीज की मेटल है। 4d और 5d सीरीज की मेटल के साथ हर एक लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो d8 4d सीरीज की मेटल बैक पेयरिंग आ जाएगी। और यहां पर जैसे ही आप बैक पेयरिंग कर देंगे, ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब हाइब्रिडाइजेशन जो आप निकालोगे, क्या आएगा वो हाइब्रिडाइजेशन? DsP2। तो इस केस में जो हाइब्रिडाइजेशन बनता है वो DsP2 बनता है। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ कॉम्प्लेक्स की जियोमेट्री क्या आएगी? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? 0 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो ये क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। बेटा जो डिटेल इसकी निकली है ना, इसी तरह की मिलती जुलती डिटेल PtCl4 डायनेगेटिव के लिए भी है। बस ये 48 की जगह 5d8 हो जाएगा। तो PtCl4 डायनेगेटिव में भी ये सारी डिटेल आएंगी। ये पैलेडियम 4d का और प्लेटिनम किसका है? 5d सीरीज का है। और 4d 5d सीरीज के साथ तो सारे लिगेंड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। तो एक बात तो ये हो गई भाई, चलो 4d 5d सीरीज का कंसेप्ट समझ लिया। अब हम बात करते हैं स्पेशल केस। स्पेशल केस का मतलब ये है कि याद करना होता है। जैसे एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स है जो आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। पहले तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो भाई सल्फेट पे कितना? -2, तो इधर कितना? +2। अमोनिया पे कोई चार्ज होता नहीं, 0 है, 0 पे कितना ऐड कर दो कि +2 आ जाए? +2। तो यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता? 3d10 4s1 और इसमें 4p4d क्या वैकेंट है। अब कॉपर क्या बना? +2, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक यहां से, तो ये क्या हो जाएगा? 3d9 4s0 4p0। अभी d9 में होना ये चाहिए था कि अगर आप जनरल कंसेप्ट लगाते हैं तो ये d9 यूं होगा, और अगर इस तरह से d9 आप लिखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हाइब्रिडाइजेशन पर sp3 आएगा, ये d तो खाली है ही नहीं। और हाइब्रिडाइजेशन अगर आप sp3 लेके आते हैं तो कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल होगा। हकीकत में ये इलेक्ट्रॉन, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये टेट्राहेड्रल नहीं होता, ये स्क्वायर प्लेनर होता है। इसीलिए यहाँ पर पॉलिन ने एक करेक्शन किया। पॉलिन ने बोला भाई कि इसको तो हमें क्या बनाना, कॉम्प्लेक्स को स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि होते ही स्क्वायर प्लेनर है। कैसे बनेगा? बोले डी यूज करेंगे, लेकिन डी तो खाली नहीं है, तो क्या करें? बोले एक काम करो, 3d के एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा दो 4p में। अब 3d का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3d8 4s0 4p1, और ये रहा बेटा d8। ये 4s वैकेंट है और ये 4p के पास 2 वैकेंट ऑर्बिटल हैं। अब आपके पास एक d वैकेंट मिल गया, एक s वैकेंट मिल गया, 2 p वैकेंट मिल गए, और इस तरह से इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? dsp2 है। और dsp2 के साथ ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा? स्क्वायर प्लेनर बनेगा। और इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? बिल्कुल है, ये रहा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कॉम्प्लेक्स क्या होता, पैरामैग्नेटिक। तो ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास है ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स रहेगा। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचें, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 180021217999।